प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस की। और हम काफ़ी कुछ इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में और मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से हमारी हेल्प कर रही है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। रोग के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले उसका अच्छा डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। डायग्नोस होना रोग बहुत जरूरी है। कई रोग ऐसे होते हैं जिनका उपचार बिना डायग्नोस किए पॉसिबल नहीं है। रोगों के निदान हेतु जैव प्रौद्योगिकी द्वारा बहुत सारी विश्वसनीय और शुद्ध विधियां उपलब्ध हो गई हैं, जिनमें गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। इसके अंतर्गत पैथोजेंस को पृथक करके अलग करके बायोकेमिकल्स द्वारा जांचा और परखा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी से मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और अन्वेषकी द्वारा रोगों का मेडिकल डायग्नोसिस किया जाता है। मानव भ्रूण में आनुवंशिक रोगों का निदान भी डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं उनके अध्ययन से किया जाना पॉसिबल हो चुका है। इसके लिए सदर्न ब्लॉट टेक्निक का उपयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आदि के कारणों की खोज की जा चुकी है। एड्स और अनेक रोगों की जांच हेतु एलिसा ELISA परीक्षण किया जाता है। बच्चों, एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस परीक्षण द्वारा एंजाइमों की सहायता से सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित प्रोटीन, एंटीजन और प्रतिरक्षियों को पहचाना जाता है। इसमें सामान्यतः विशिष्ट एंजाइम और अभिकारकों का उपयोग किया जाता है। बच्चों, किसी विशिष्ट एंटीजन को पहचानने के लिए उसके एंटीबॉडीज को प्लास्टिक प्लेट से ठोस अवस्था में सोख लिया जाता है, सॉर्ब्ड कर लिया जाता है। ठीक है। इन सोखे हुए प्रतिरक्षियों को उदासीन करके इन पर सीरम की एक बूंद डाली जाती है। यदि यहां पर एंटीजेंस होते हैं तो वे प्रतिरक्षी क्या करते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब इसमें दूसरा एंजाइम डाला जाता है। यदि एंटीजन पाए जाते हैं तो यहां पर एंजाइम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स के साथ लगे हुए अतिरिक्त जो पदार्थ है उनको धो देते हैं। इसके बाद इसमें अभिकारक या रिएजेंट मिलाते हैं। यदि एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो ये अभिरंजित हो जाता है या स्टेनिंग हो जाती है। इस अभिरंजित भाग को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से देखते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से देखते हैं और साथ ही साथ इसका मात्रात्मक मापन करके प्रतिजन की उपस्थिति को बता दिया जाता है। प्रत्येक प्रतिजन के लिए एलिसा का मात्रात्मक मान अलग अलग होता है। जैसे टीबी के लिए ये 250 यूनिट पर ml से अधिक पर पॉजिटिव होता है। एलिसा परीक्षण द्वारा न केवल एड्स बल्कि ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, बहुत सारी एसटीडीज और थायराइड आदि का पता लगाया जाता है। एलिसा परीक्षण द्वारा प्रतिजन, रोगाणु, एलर्जन व हार्मोन असामान्यता की जांच की जा सकती है। तो देखा बच्चों आपने एलिसा टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और एलिसा टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। यहाँ पर पीसीआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पीसीआर का उपयोग भी आणविक डायग्नोसिस में या आणविक निदान में डीएनए की मात्रा कम होने पर प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद डीएनए प्रोब्स विभिन्न दोषों को पहचानने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इस तकनीक में एड्स रोगी में एचआईवी को पहचानने में और कैंसर रोगियों में जीन में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में भी किया जाता है। इस प्रकार ये बहुत एक उपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा अनेक आनुवंशिक दोषों या रोगों की पहचान
की जा सकती है। तो देखा आपने बच्चों कि बायोटेक्नोलॉजी अपनी डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा किस प्रकार अनेक बीमारियों का पता लगाने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं परजीवी जंतुओं या ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। बच्चों, अब तक आप तो काफी कुछ समझ गए होंगे और मेरे बताने से पहले ही आप बता देंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स या परजीवी जंतु किन्हें कहते हैं। ऐसे जंतु जिनमें बाहर से कोई जीन डाला गया हो उन्हें परजीवी जंतु कहते हैं, और जो जीन डाली गई है उसे पराजीन या ट्रांसजेनिक जीन कहते हैं। वह जंतु जिसकी जनन कोशिकाओं में शरीर के बाहर से दूसरे जंतु का जीन प्रवेश कराया जाता है उसे ट्रांसजेनिक या परजीवी जंतु कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। अब हम परजीवी जंतु क्यों बनाते हैं या जंतुओं में जीन स्थानांतरण हम क्यों करते हैं, यानी क्यों करते हैं, क्योंकि ये अनेक आनुवंशिक रोगों के उपचार में मदद करते हैं। जंतुओं में पराजीनों द्वारा प्रोटीन उत्पादन में वृद्धि होती है। जंतुओं द्वारा दूध, मांस, ऊन आदि उत्पादन में सुधार हेतु भी हम पराजीनी जंतु बनाते हैं। किसी जीन विशेष को निष्क्रिय करने के लिए भी हम परजीवी जंतु बनाते हैं, और साथ ही साथ हम जीनों की संरचना और कार्यों का अध्ययन करने के लिए भी परजेनिक जंतु बनाते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं के कुछ उपयोग भी हैं, महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जो इस प्रकार हैं। सामान्य कार्य की एवं विकास, समझिए इसको। ट्रांसजेनिक जंतुओं ने वैज्ञानिकों को जीन की क्रिया, जीन के नियंत्रण, सामान्य शरीर के जो कार्य हैं और विकास पर इन जीनों का प्रभाव आदि का अध्ययन करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक जीवों का विकास करते हैं। रोगों का अध्ययन, ट्रांसजेनिक जीवों को अध्ययन के लिए प्रयुक्त करते हैं कि जीन कैसे रोगों के विकास में भाग लेते हैं। जंतु भी उपचार के विभिन्न स्तरों और उनके प्रभावों की जांच करने के लिए मॉडल या नमूने के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इससे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर आदि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें परजीवी जंतुओं ने बहुत हेल्प की है। जैव उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव उत्पाद कुछ मानव रोगों का उपचार करने में उपयोगी होते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं। ये अत्यधिक जो महंगे जैव उत्पाद है उनको ट्रांसजेनिक जंतुओं में सस्ते में और बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है। दूध देने वाले जंतु इस उद्देश्य से प्रयुक्त किए जाते हैं इसमें, क्योंकि उनके दूध में ये जैव उत्पाद उपलब्ध हो जाते हैं, जिनमें से उनको फिर हम निकाल देते हैं और शुद्ध कर लेते हैं। जैसे एम्फाइसेमा का उपचार करने के लिए एक प्रोटीन होती है अल्फा 1, ठीक है, एंटीट्रिप्सिन ऊतक। प्लाज्मिमोनेस सक्रियक बकरी में, लैक्टोफेरिन गाय में जैव उत्पाद द्वारा फिनाइलकीटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि का उपचार करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यानी ये समझ लीजिए कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी जो औषधियां होती हैं वो बहुत महंगी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन औषधियों को जो इलाज, ये जो औषधियां हैं इनको जो उत्पन्न करने वाली जीन होती है उसको हम दूध देने वाले पशुओं में इंसर्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनके दूध से हमें औषधियां प्राप्त हो जाएं और उसके बाद इनका इलाज बहुत आसान हो सके। अगला पॉइंट है टीका सुरक्षा जांच। मनुष्यों में टीकों को प्रयुक्त करने से पहले ट्रांसजेनिक जंतुओं में टीकों की अच्छे से जांच कर ली जाती है कि ये टीके वाकई असरदार हैं या नहीं। जैसे पोलियो का टीका ट्रांसजेनिक चूहे पे जांचा गया था। अन्य टीके भी चूहों में ही जांचे जाते हैं। ज्यादातर टीके जो है वो चूहों में ही जांचे जाते हैं। अगला पॉइंट है तीव्र वृद्धि। पालतू जंतुओं में वृद्धिवर्धक हार्मोनों का प्रवेश करके उनकी जो वृद्धि है उनको तेजी से बढ़ा देते हैं, जिसके फलस्वरूप भेड़ ज्यादा मांस उत्पन्न कर सकती है और मछली बहुत कम समय में अपना आकार 2 गुना कर देती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ऊन, ट्रांसजेनिक अनेक ऐसी भेड़ें पैदा की गई हैं जो कि बहुत अच्छा ऊन की मात्रा और क्वालिटी बहुत अच्छी उनमें पैदा की जा रही है। दूध, वृद्धि हार्मोन और केसिन के लिए अतिरिक्त जीन के साथ ट्रांसजेनिक चरने वाले पशुओं का दूध उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं।
जैसे 1997 में पहली ट्रांसजेनिक गाय रोजी थी, ठीक है, जो उच्च प्रोटीन मात्रा के वाला दूध देती थी और ये दूध तथा मानव अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन वाली होती हैं, ठीक है। यानी जो रोजी गाय थी इसमें गाय में बहुत दूध, उच्च प्रोटीन वाला दूध देती थी और अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन वाला दूध देती थी, ठीक है। तो इस दूध का क्या फायदा होता था, जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए दूध बहुत ज्यादा फायदेमंद होता था, जिनको मदर फीड नहीं मिलता था उनके लिए मिलता है, उनके लिए ये अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन वाला जो दूध होता है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ट्रांसजेनिक सुअर जो है मानव एंटीजन रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंग अगर प्रत्यारोपित किए जाएं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। यह प्रत्यारोपण के लिए मानव अंग की आवश्यकताओं को दूर करेगा, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। जैसे सुअर से हम कौन कौन से अंग लेने की प्लानिंग कर सकते हैं, पैंक्रियाज, किडनी और हार्ट, ठीक है। इनमें से बच्चों बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हो चुकी हैं, यानी बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हो जो हो चुकी है जिन पर, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर अभी प्रयोग चल रहे हैं और शीघ्र ही हम इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। या और भी बहुत सारे ऐसे उपयोगी उत्पाद हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव ऐसे हैं जो हमें बायोटेक्नोलॉजी से ही प्रदान होंगी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, परजीवी चूहे बनाए जा रहे हैं और परजीवी चूहे टीकों का सबसे पहले इन्हीं पे उपयोग किया जाता है। देखे जाते हैं कि वाकई जिस रोग के लिए बनाए गए हैं उस पे असरदार है कि नहीं है। चलिए, तो बच्चों इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में आपने जाना। तो इस प्रकार आप पढ़िएगा, ढूंढिएगा इधर उधर, तो सर्च कीजिएगा फोन में जितने भी आपके रिसोर्सेस, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल हैं जो कि विकसित किए गए हैं और जिनसे हमें बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होते हैं। चलिए, तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।